Hello students, today our topic is cell wall. Cell wall, the outer covering of the cell, outer covering of the cell which is present outside the plasma membrane. हम लोगों ने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा, जो प्लांट सेल हम लोगों ने किया, प्लांट सेल के बाहर एक हार्ड एंड टफ another structure is present which is known as a cell wall, and it is present only in a plant cell as well as in fungi, but it is absent in the animal cell. एनिमल सेल के बीच में जो सेल वॉल होती है ये absent होती है. ये सिर्फ कहाँ पाई जाएगी? प्लांट सेल के बीच में, प्लांट सेल के बीच में एंड फंजाई. फंजाई के बीच में भी जो प्लांट सेल पाई जाती है, बट इट्स कंस्टिट्यूएंट्स दे आर डिफरेंट. यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा जो सेल वॉल जिस चीज की बनी होती है उसके बीच में और जो प्लांट सेल के बीच में और फंजाई के बीच में जिसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे दे आर डिफरेंट. So first of all, let's study the composition of the cell wall. अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लेते हैं the cell wall of algae as per your NCERT book and cell wall of plant. इनकी जो कंपोजिशन होती है उन सेल वॉल के बीच में जो है वो थोड़ा थोड़ा फर्क होता है. In case of the algae, it is composed of cellulose. Cellulose is the major contents of the cell wall and is present in both the sides. Cellulose, galactose, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है. Mannose and then minerals. मिनरल्स जो खासकर जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है दैट इज प्रेजेंट इन द एल्गी. एल्गी की जो सेल वॉल होती है उसके बीच में कैल्शियम कार्बोनेट जो मिनरल होता है दैट इज प्रेजेंट. इन केस ऑफ प्लांट द सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, pectins and proteins, they are present. They are the constituents of the cell wall in case of a plant. So this is a little bit difference in between the cell wall of algae and cell wall of a plant. In case of fungi, जैसे मैंने बोला fungi के बीच में भी सेल वॉल पाई जाती है, तो वहां पर फंजल सेलुलोज, जो सेलुलोज होता है that is the fungal cellulose is present in the fungi. अगर हम प्लांट सेल के बीच में इसकी हमने कंपोजिशन की बात की, दैट इज प्रेजेंट, दैट इज फॉर्म्ड ऑफ सेलुलोज. सेलुलोज जो होता है दैट इज फॉर्म्ड ऑफ, ये एक कार्बोहाइड्रेट है और दुनिया में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल अगर कोई है तो दैट इज द सेलुलोज. सेलुलोज इज द लार्जेस्ट फाउंड ऑर्गेनिक मटेरियल ऑन द अर्थ. अर्थ के ऊपर जो सेलुलोज है वो सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऑर्गेनिक मटेरियल है. इट इज फॉर्म्ड ऑफ, इसकी जो मोनोमर यूनिट है, सेलुलोज किस चीज का बनता है? सेलुलोज जो है वो ग्लूकोज का बनता है. सेकंड चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल में इसकी कंस्टिट्यूशन किस प्रकार से होती है, लेकिन अभी आपके लेवल के लिए क्या कि सेलुलोज जो है वो किस चीज का बना होता है? भाई ग्लूकोज का बना होता है. एंड ये जो सेलुलोज होता है दैट इज अरेंज्ड इन द सेल वॉल. वो सेल वॉल के बीच में जो है वो फाइबर्स का मतलब होता है धागे. ओके, दैट फॉर्म द बंडल्स ऑफ दैट फाइबर्स which are known as the macrofibers. तो क्या बोलेंगे हम लोग? That is known as the macrofibers.
माइक्रोफाइब्रिल। जैसे हमारे कपड़े के बीच में धागे जो है वो बिल्कुल धागे जो है वो आपस में मिलकर के कपड़ा बना देते हैं, उसी प्रकार से जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं दे आर अरेंज्ड इन द सेल वॉल एंड दीज माइक्रोफाइब्रिल्स दे आर प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। तो जो सेलुलोज है वो एक मैट्रिक्स के बीच में जो है वो पाया जाता है, और वो मैट्रिक्स जो है वो किस चीज का बना होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ हेमीसेलुलोज। जो सेकंड मटेरियल हम लोगों ने बोला प्लांट सेल के बीच में हेमीसेलुलोज, ये हेमीसेलुलोज जो है वो क्या बनाता है, इसका मैट्रिक्स बनाता है, यानी कि ये जेल लाइक मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द सेलुलोज। जो इस प्रकार से एक अगर हम सेल वॉल का जो है वो स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो इस प्रकार से ये जो फाइब्रिल्स हैं, धागे हम लोग बनाएंगे, ये इस प्रकार से ये सेलुलोज के फाइबर हो गए, ये धागे हो गए सेलुलोज के, और ये किस चीज के बीच, ये किसी चीज के बीच में तो पाए जाएंगे, दैट इज प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। ये जो है वो मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स जो है वो किस चीज का है, ये मैट्रिक्स हेमीसेलुलोज का, ये मैट्रिक्स का, एंड दिस आर द फाइबर्स, मैक्रोफाइबर, यहीं पे लिख देता हूं मैक्रोफाइबर। मैक्रोफाइबर, ओके। तो आप लोगों ने देखा मैक्रोफाइबर, they are present in the matrix which is formed of the hemicellulose. Now ये मैट्रिक्स क्या, मैंने बोल दिया आपको कि ये एक जेल लाइक मटेरियल होता है जिसके बीच में कि ये सारे के सारे जो है वो सेलुलोज के फाइबर पाए जाते हैं। तो जो पैक्टिन और प्रोटीन, दैट, और थर्ड मटेरियल हम लोगों ने बोला पैक्टिन एंड फोर्थ बोला प्रोटीन, when they mixed with the water, ये दोनों जब पानी के साथ जो है वो मिलते हैं, then that leads to the formation of a gel which fill the space। तो ये भी जो है वो मिलने के बाद एक जेल जो है वो बनाते हैं, जो ये जो गैप इसके बीच में बच जाता है, यहाँ पर जो माइक्रोफाइब्रिल्स के बीच में जो गैप बन जाएगा, उस गैप को जो है ये पैक्टिन और प्रोटीन जो है वो पूरा करते हैं। तो पैक्टिन एंड प्रोटीन दैट form a gel when mixed with the water, and that is responsible to fill the spaces in the matrix in between the microfibrils and matrix के बीच में जो स्पेस होता है, जो गैप होता है, उसको जो है उसके बीच में जो है ये पैक्टिन और प्रोटीन जो है वो पाए जाते हैं। तो दिस प्रोटीन जो है दैट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू द सेल वॉल। सेल वॉल को जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, प्रोटीन के द्वारा दी जाती है। नाउ इन यंग प्लांट सेल, चलो हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के ऊपर अब आते हैं। इन यंग प्लांट सेल अभी बिल्कुल नया नया जो है वो प्लांट बना है, यंग प्लांट है। जो सेल वॉल इज फॉर्म्ड ऑफ, जो सेल वॉल हम लोग उस यंग प्लांट की जो सेल वॉल होगी उसको हम लोग प्राइमरी सेल वॉल बोलेंगे, दैट इज नोन एज अ प्राइमरी सेल वॉल। दिस इज थिन, इसका एक अपना करैक्टर है कि ये थिन होगी, लिविंग होगी, थिन लिविंग, एंड इसका जो एक और करैक्टर है दैट इज द कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन, थिन लिविंग इलास्टिक एंड कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन। अब इलास्टिक का मतलब ही यही होता है कि ये छोटी बड़ी हो सकती है, कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन। थिन है, पतली होगी, लिविंग होगा, सारी लिविंग एक्टिविटीज इसके बीच में होगी, ग्रोथ होगी, इलास्टिक होगी, एंड ड्यू टू द इलास्टिक नेचर इट इज कैपेबल ऑफ एक्सपेंशन, ये छोटी बड़ी जो है वो हो सकती है। नाउ व्हाट हैपन एज द सेल दैट गेट्स द मैच्योरिटी, जैसे सेल जो है वो मैच्योर होती जाती है, एट दैट टाइम व्हाट हैपन, द न्यू लेयर्स दे आर डिपॉजिटेड
इन इनसाइड टुवर्ड द इनसाइड ऑफ द प्राइमरी सेल वॉल। अब मैं यहाँ पर एक सेल वॉल जो है वो मान लो ये यंग प्लांट है, ये प्राइमरी सेल वॉल में बनाता हूँ। ओके, इस लाइन को आप क्या समझ के चलिए, प्राइमरी सेल वॉल। चलो इसको थोड़ा सा मैं इस प्रकार से कर देता हूँ, ये दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, ये प्राइमरी सेल वॉल। ओके, ये डॉक्टर सी मैंने बनाई, ये प्राइमरी सेल वॉल। इस डार्क लाइन को रहने दीजिए अभी मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा कि ये डार्क लाइन क्या है, बट ये जो डॉटर स्ट्रक्चर मैंने आपको ये बताया इतना सा, ये डॉटर स्ट्रक्चर जो है, दिस इज द प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। Now, as the cell approach toward the maturity, the new cell walls, the new layers, they are deposited toward the inner side of this primary cell wall. और वो डिपॉजिट जो मटेरियल होगा वो कहाँ से होगा, दैट इज डिपॉजिटेड बाय द साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी भाई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो ही धीरे धीरे क्या करता रहता है कि इस जो हमने प्राइमरी सेल वॉल बनाई, इस सेल वॉल के अंदर की तरफ को धीरे धीरे मटेरियल जो है वो डिपॉजिट करता रहता है। अब ये समझिए कि ये नया जो मटेरियल है, चलो मैं दूसरे कलर में इसको बनाता हूं, दैट इज डिपॉजिटेड टुवर्ड द इनर साइड ऑफ दिस प्राइमरी सेल वॉल। ये जो ब्लू कलर की लाइन मैंने बनाई यहाँ पर, ये हुई हमारी सेकेंडरी सेल वॉल। क्या हुई ये, सेकेंडरी सेल वॉल। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है, इट इज थिक एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ पैक्टिन एंड सुबेरिन। कुछ और सब्सटेंसेस जो साइटोप्लाज्म सीक्रेट करता है, जिसके बीच मैंने नाम लिया पैकेटिन या सुबेरिन, इस प्रकार के सब्सटेंसेस होते हैं विच गेट डिपॉजिटेड टुवर्ड द इनर साइड ऑफ दिस प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की साइड को जो है वो डिपॉजिट होते रहते हैं, और ये लेयर जो है दैट बिकम मोर एंड मोर थिकर विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये टाइम के साथ साथ जो है धीरे धीरे जो है वो थिक होती चली जाती है, एंड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेयर्स। और इसको फर्दर हम जो है वो और लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं, S1, S2, S3 and further more layers. Because of this formation of more and more secondary cell wall, जो secondary cell wall ज्यादा से ज्यादा जो है वो सेल के बीच में बनती रहेंगी, that make the cell dead। इसके कारण, क्योंकि अब मटेरियल जो है वो बड़ी मुश्किल से सेल के अंदर बाहर की तरफ को जो है वो आ जा सकता है, तो साइटोप्लाज्म की मूवमेंट नहीं रहती है, जिसके कारण जो मैच्योर सेल है वो सेल जो है वो प्लांट के बीच में वो क्या हो जाती है, डेड हो जाती है। तो सेकेंडरी सेल वॉल समझ में आ गया आपको। नाउ अब मैंने यहाँ पर आपको शुरू में बोला था कि मैंने एक ब्लैक लाइन जो यहाँ पर लगाई, अब इस तरफ को और दूसरी सेल है, ये ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पर लगाई थी। और जब हम लोगों ने सेल के प्लांट सेल के बारे में पढ़ा था, तो उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि अब ये दूसरे सेल की ये जो डॉटर लाइन में बना रहा हूँ, इट इज अगेन द प्राइमरी सेल वॉल ऑफ सेकेंड सेल। उसके बाद इस तरफ फिर से हम लोग क्या बना सकते हैं, ये ब्लू कलर में सेकेंडरी सेल वॉल। तो आप देख रहे हैं कि एक सेल मैंने इस तरफ को बनाया और दूसरा सेल मैंने इस तरफ को बनाया, और जो ब्लैक लाइन मैंने सबसे पहले लगाई थी दैट इज द मिडल लैमेला। वो क्या चीज थी, वो मिडल लैमेला विच इज फॉर्म्ड ऑफ, तो मैं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये मिडल लैमेला, middle lamella which is composed of calcium and magnesium pectate। वो किस चीज का बना हुआ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना हुआ है, एंड इट्स रोल इज टू बाइंड द टू नाइबरिंग सेल। और मिडल लैमेला क्या काम करता है, जो दो नाइबरिंग सेल है उनको आपस में जोड़ने का काम करता है, और ये कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का बना होता है। तो
उसके बाद थोड़ी सी और चीज आपको बताना चाहूंगा, आपकी एनसीईआरटी की बुक में ये नहीं दिया हुआ है। व्हाट हैपन कि ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ दीज सेकेंडरी सेल वॉल, कि जब ये लेयर जो है वो यहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है एट सर्टेन प्लेसेस, कुछ एक जगह पर डिपोजिशन डजंट अकर, जो डिपोजिशन है वो नहीं हो पाती है। ऐसे दोनों तरफ ही जो है वो हम लोग क्या करेंगे इसको इस प्रकार से कि यहाँ पर डिपोजिशन जो है वो नहीं हुई। प्राइमरी जो सेल वॉल है वो तो बनती है, लेकिन कुछ एक जगह पर जो सेकेंडरी वॉल है वो नहीं बन पाई दोनों तरफ ही एट सर्टेन प्लेसेस। दीज प्लेसेस आर नोन एज पिट्स। पिट्स का मतलब है गड्ढे। इन जगहों को हम लोग क्या बोलेंगे, पिट्स कहा जाता है। They play a very important role in the exchange of material from one cell to another cell. आप देख रहे हैं डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि सेल वॉल के बीच में जब ये सेकेंडरी सेल वॉल बन रही होती है तो कुछ एक जगह पर क्या होता है कि ये जो फर्दर जो सेकेंडरी सेल वॉल्स हैं S1, S2, S3 या कुछ और लेयर्स यहाँ पर बनती है, इसको डिपोजिशन नहीं हो पाती है, उन जगह पर हमें उन स्पेसिस को हम लोग पिट्स बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, सिंपल एंड बॉर्डर्ड। सिंपल पिट्स जो होते हैं उनका जो दे हैव द इक्वल स्पेस जो है, ये इनका सिंपल पिट्स का जो है वो होता है। बट जो बॉर्डर्ड पिट्स होते हैं देयर एंट्री इज गाइडेड बाय लेयर। जो लेयर्स हैं उसी की फोल्डिंग जो है वो आगे की तरफ को हो जाती है और ये इसको जो है वो गार्ड करते हैं लाइक दिस। दीज आर द बॉर्डर्ड पिट्स। ये जब ये इसको जो है वो जो लेयर्स की जो थिकनिंग है, जो डिपोजिशन है, वही जो है वो इन अपर्चर को जो है, इन पिट्स को जो है वो गार्ड करेगी, तो हम उसको बॉर्डर्ड पिट्स जो है वो बोलते हैं। ओके, तो ये दो तरह के पिट्स हो गए, सिंपल एंड बॉर्डर्ड पिट्स। नाउ जैसे कि मैंने बोला कि जो पिट्स होते हैं इनका क्या रोल होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स from one cell to the another cell. They play a very important role. Now, what are the various functions of the cell wall? कि cell wall के क्या क्या functions होते हैं? वे सबसे पहले it maintain the shape of the cell. कि जो सेल की जो शेप होती है उसके लिए जो है वो सेल वॉल ही रिस्पॉन्सिबल होती है। इट प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इंजुरी। जो मैकेनिकल इंजुरी, अगर कहीं सेल को कोई चोट वगैरह नहीं लग जाए, तो आप भी देखते हैं जो पेड़ जो होते हैं वो बड़े हार्ड होते हैं, तो मैकेनिकल इंजुरी से ये बचाते हैं। थर्ड नंबर पे इट प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन। मतलब क्या हुआ कि कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई एनी अदर जो हार्मफुल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी एंट्री को भी जो है ये चेक करता है। एंड देन इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट। जैसे कि हमने बोला कि जो सेल होती है दैट बिकम डेड, ये डेड हो जाती है, बड़ी हार्ड होती है, आप सभी ने देखा होगा। तो इट प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट, के पेड़ जो है वो इतना बड़ा होता है तो सभी सेल मिलकर के जो है वो इसको क्या सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो सेल वॉल का रोल है टू प्रोवाइड द सपोर्ट। हाँ, एंड इट ऑल्सो अलाउ द मटीरियल टू पास थ्रू इट। ये भाई मटेरियल की जो एंट्री है कि कौन सा मटेरियल जो है वो अंदर जाएगा, बट ये सिलेक्टिव परमिएबल नहीं होता है लाइक दैट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन ये फिर भी जो मटेरियल की जो है एंट्री इनटू द सेल या आउट टू द सेल, उसको जो है ये चेक करता है। तो देयर आर द सम अदर फंक्शंस आल्सो
इन योर बुक शायद और फंक्शन दिए होंगे या नहीं होंगे बुक में, या बुक में आप ये फंक्शन नहीं दिए हैं, पर फिर भी आप ये फंक्शन जो है वो जरूर कंप्लीट करेंगे। एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन आपने सेल वॉल के जो फंक्शन हम लोगों ने थोड़े से पढ़े वो आप जरूर इसको कवर करेंगे। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल। नाउ द नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल इज लाइसोसोम। Lysosome. These are the tiny, बिल्कुल small electron microscopic structure. These are the tiny, बिल्कुल छोटे छोटे जो हमें नंगी आंख से नहीं दिखाई देते हैं, tiny electron microscopic, ये सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही हम इनको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर which are bounded by unit membrane. ये पॉइंट थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। हम सेल के बीच में ऐसे बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, which are bounded by the double membrane. कुछ एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जिनके चारों तरफ दो लेयर्स होंगी, दो प्रोटेक्टिव कोट होंगे, और कुछ एक स्ट्रक्चर्स ऐसे होंगे जिनके चारों तरफ सिर्फ एक ही जो है वो मेम्ब्रेन होगी। तो लाइसोसोम इज आल्सो वन ऑफ देम, कि उसके चारों तरफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो है वो मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो ये इसकी डेफिनेशन भी लिख लो आप, या लाइसोसोम को जब हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, एक चीज और इसमें लिखी जाएगी अभी, कि दीज आर द टाइनी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बॉन्डेड बाय यूनिट मेम्ब्रेन एंड इज कंटेन, जो इसका जो मेन काम है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। किसी अगर ये टाइनी अगर स्ट्रक्चर हुए, यूनिट मेम्ब्रेन के बने हुए स्ट्रक्चर हुए इस प्रकार से, यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स बोलो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक वेसिकल भी हम लोग यूज कर सकते हैं टर्म, वेसिकल्स भी टर्म यूज, स्फेरिकल वेसिकल्स जो है वो टर्म भी हम लोग यूज कर सकते हैं। एंड देख इनके बीच में क्या होता है, एंड दे कंसिस्ट ऑफ, दे आर फुल ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इन इट। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, दे कंसिस्ट ऑफ lipases for the breakdown of fat, they proteases, protein, carbohydrates, एंड उसी प्रकार से न्यूक्लियसिस। न्यूक्लियसिस जो है वो न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए और आरएनए को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो एंजाइम चाहिए होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियसिस। So they are of the different types depending upon the enzymes which are present in them. Now, and these enzymes, ये जो enzymes इसके बीच में होते हैं, they can function at optimum pH. ये भी इसका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ये ऑप्टिमम पीएच के पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑप्टिमम पीएच के ऊपर ही काम करते हैं। जैसे जो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं वो न्यूट्रल पीएच के ऊपर काम करते हैं 7.4, एंड जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं दे वर्क एट द एसिडिक पीएच, ये एसिडिक पीएच के ऊपर काम करेंगे। और जो लाइपेसिस वगैरह होते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेसिस होते हैं, दे वर्क ऑन द न्यूट्रल पीएच। ओके, एंड दीज लाइसोसोम, अच्छा ये कहाँ पर पाए जाते हैं? दीज आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल, एनिमल सेल के बीच में, एंड फंजाई, फंजाई के बीच में और एनिमल्स के बीच में जो है ये लाइसोसोम पाए जाते हैं, बिकॉज दे हैव टू डाइजेस्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। जैसे हम खाना खाते हैं तो उसको जो है वो एंजाइम वो इन लाइसोसोम के बीच में ही भरे होते हैं जो उसको डाइजेस्ट करते हैं।
वैसे ही फंजाई जो है वो बाहर पड़ी हुई एक ब्रेड को जो है वो खा जाती है। आप देखते हैं कि वो उसके ऊपर फंगाई जो है वो धीरे धीरे उगती है और वो उस ब्रेड को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है। तो वो इसके बीच में भी ये एंजाइम होते हैं जिनकी हेल्प से जो है वो इसको डाइजेस्ट करती है। नाउ दे आर लाइसोसोम आर ऑफ डिफरेंट काइंड, ये अलग अलग प्रकार के होंगे, आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया है, बट दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। हम जल्दी से इसको पढ़ेंगे। प्राइमरी और न्यूली फॉर्म। एक चीज रह गई, द लाइसोसोम दे आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये कहां से, बाय द गोल्जाई बॉडी। जो गोल्जाई अपरेटस है या गोल्जाई बॉडी जो है वो जो है वो इन लाइसोसोम को बनाती है, ठीक है, बाय पैकेजिंग द मटेरियल इन इट। वो गोल्जाई बॉडी जो है वो पैकेजिंग का काम करती है। तो जो एंजाइम वगैरह जो है वो पैक्ड किए जाते हैं लाइसोसोम के बीच में, और लाइसोसोम का निर्माण जो है वो गोल्जाई बॉडी ही करती है। नाउ दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप। प्राइमरी, जो न्यूली फॉर्म्ड जो लाइसोसोम है, जो नया नया बना हुआ लाइसोसोम है, उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। जैसे कि ये मैं यहाँ पर ये मेम्ब्रेन बना रहा हूँ, ये मेम्ब्रेन समझ लो गोल्जाई बॉडी है, और इसने जो है वो ये इस प्रकार से नया जो है वो लाइसोसोम बनाया, दैट कैन हैव ओनली द एंजाइम इन इट। उसके बाद हम लोग सेकेंडरी लाइसोसोम, व्हेन दिस लाइसोसोम इज बाउंड विथ, ये जो है अब इस लाइसोसोम को क्या काम करना है, किसी चीज को डाइजेस्ट करना है। तो ये दूसरी तरफ जो है वो मटेरियल टू बी डाइजेस्टेड, इस वैक्यूल के बीच में ये डाइजेस्टिंग मटेरियल है जिसको डाइजेस्ट करना है। जब ये दोनों प्राइमरी और ये फूड वैक्यूल, क्या बोलेंगे हम इसको, फूड वैक्यूल, ये आपस में जुड़ जाएंगे प्राइमरी लाइसोसोम, तब जो नया स्ट्रक्चर बनेगा जिसके बीच में, यानी कि क्या, अब ये लाइसोसोम और फूड वैक्यूल दोनों एक साथ हो गए और इसके बीच में ये फूड मटेरियल जो है वो आ जाता है। नाउ दिस इज नोन एज द सेकेंडरी लाइसोसोम। तीसरे नंबर पे जो थर्ड हम लोग बात करेंगे, रेजिड्यूल बॉडी। रेजिड्यूल बॉडी को टर्सरी भी कहा जाता है। रेजिड्यूल बॉडी, अब ये एंजाइम का काम होता है डाइजेस्ट करने का। इसने इस फूड को डाइजेस्ट कर दिया और ये फूड जो है वो बाहर साइटोप्लाज्म के बीच में डाइजेस्टेड फूड आ गया। अब इस सेकेंडरी जो लाइसोसोम है इसके बीच में सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, वेस्ट मटेरियल, दैट कैन हैव ओनली द वेस्ट मटेरियल इन इट। नाउ थोड़ी लाइट की प्रॉब्लम हो गई। इसके बीच में सिर्फ क्या बचा, ये वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल इसके बीच में रहता है, इसको हम लोग रेजिड्यूल बॉडी बोलते हैं। एंड फोर्थ, चौथे नंबर के ऊपर जो चीज आएगी, दैट इज द ऑटोफेगिक वैक्यूल या लाइसोसोम। ऑटोफेगिक लाइसोसोम, इसमें क्या होगा, व्हेन दिस प्राइमरी लाइसोसोम इज गेट एसोसिएटेड विद, अब सेल के बीच में जो सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं जो मरते रहते हैं, डेड सेल ऑर्गेनेल्स, जैसे हम इसको प्राइमरी लाइसोसोम के बीच में जो है यहाँ पर क्या माइटोकॉन्ड्रिया बना सकते हैं, दिस डेड माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये इसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा, ठीक है। ऑटोफेगिक वैक्यूल जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय द डेड सेल ऑर्गेनेल्स, दैट इज नोन एज द ऑटोफेगिक लाइसोसोम। इसको जो है वो ऑटोफेगिक लाइसोसोम हम लोग बोलेंगे। एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस लाइसोसोम। अब फंक्शन, ये सारे जो है वो इसके फंक्शन है लाइसोसोम के। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका फंक्शन जो है वो डाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, डाइजेशन ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल। दिस लाइसोसोम इज रिस्पॉन्सिबल टू एक्ट एज द सेक्वेंजर, ये सेक्वेंजर का काम भी करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू डाइजेस्ट द dead cell organelles which is formed in the cell। सेल के बीच में अगर कोई सेल ऑर्गेनल जो मर जाते हैं उनको जो है वो भी जो है ये सिक्वेंसिंग का काम करता है, उनको डाइजेस्ट करने का काम कर देता है। एंड इवन दैट आल्सो प्रोवाइड द प्रोटेक्शन फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एंटर इनटू द बॉडी। अगर शरीर के बीच में कुछ हार्मफुल ऑर्गेनिज्म जो है वो एंटर कर जाते हैं तो उनको भी जो है ये लाइसोसोम जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है।
एंड जो लाइसोसोम है दे आर आल्सो नोन एज अ सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग, वेरी इंपॉर्टेंट, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है कि अगर ये लाइसोसोम इफ दे ब्रस्ट इन द ओन सेल, कि ये अपने ही सेल के बीच में किसी कारणवश जो है वो ब्रस्ट कर जाते हैं, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डिस्ट्रॉय इट्स ओन सेल, सो दे आर नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। इसको जो है हम लोग सुसाइडल बैग भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने ही सेल को जो है वो खत्म कर सकते हैं अगर इफ दे आर ब्रस्ट इन द सेल। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द लाइसोसोम। इसको लाइसोसोम के स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने पढ़ा और लाइसोसोम का फंक्शन भी हम लोगों ने पढ़ा। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेल वॉल एंड लाइसोसोम। ओके, आप लोगों की समझ में आ गया होगा ये लाइसोसोम भी और सेल वॉल भी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कल हम करेंगे। थैंक यू।